देखिए टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। तो इससे पहले देखिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है देखिए ये कौन से पार्ट में है। तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट 4A में। ठीक है। अब मैंने देखिए आप लोगों को पहले ही बताया था, पकड़ लीजिए अगर ABC ऐसे कुछ आता है तो हमको जान जाना है कि देखिए वो आर्टिकल या वो जो पार्ट है वो पहले से था नहीं, उसको बाद में ऐड किया गया है। एंड बाद में कैसे ऐड किया गया तो वो हम फिर देखेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया कि दिस वाज एडेड लेटर ऑन। तो दिस वाज एडेड थ्रू दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है। दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसको देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो इस टाइम इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा कुछ इसमें बदल दिया गया था। एंड वन ऑफ देम इज दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, इसने क्या किया देखिए, इसने एक नया पार्ट ऐड कर दिया। दैट पार्ट इज पार्ट 4A। एंड इस पार्ट 4A में कौन सा आर्टिकल है देखिए, तो इस पार्ट 4A में हमको मिलेगा आर्टिकल 51A। ठीक है। इससे पहले देखिए टिल 51A हमको ना आर्टिकल सब याद रहना काफी जरूरी है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 शुरू होता है देखिए आर्टिकल 1 से, खत्म होता है आर्टिकल 4 में। उसके बाद पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप है वो शुरू होता है 5 में और खत्म होता है 11 में। फिर हम लोगों ने देखा था पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो शुरू होता है आपका आर्टिकल 12 से एंड खत्म होता है आपका आर्टिकल 35 में। फिर हम लोगों ने देखा पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी था, जो 36 से शुरू होके 51 में खत्म हो गया। एंड अब हम पार्ट 4A में देख रहे हैं क्या आ गया है, 51A। ठीक है। अब देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था नहीं। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने दूसरे कंट्री से इंस्पायर होकर इसको हम लोगों ने लिया है, या ये जो फीचर है दिस वाज बोरोड फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। एंड विच इज दैट कंट्री? तो दैट कंट्री इज यूएसएसआर। ठीक है। तो ये जो फीचर है ये फीचर हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये फीचर हम लोगों ने लिया है यूएसएसआर से। आज के डेट में अगर हम लोग देखें ना, ठीक है, तो आज के डेट में अगर हम दुनिया का अदर कंट्रीज जैसे कि पकड़ लीजिए आपका जापान हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, तो ये सारा इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो वहां पे देखिए दिस फंडामेंटल ड्यूटीज आर मिसिंग। ठीक है। वहां हमको ये फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहले था ना, था नहीं, बाद में ऐड किया गया है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरीके का होना चाहिए, इसके लिए एक कमिटी बनाया गया था। एंड जनरली हम लोगों ने क्या देखा है, जनरली हम लोगों ने देखा है कि जो कमेटी का चेयरपर्सन रहता है, ठीक है, जो कमेटी का चेयरपर्सन रहता है, हम देखते हैं कि कमेटी का नाम उसी से आ जाता है। तो हम लोगों ने देखा अंडर दिस सरदार स्वरण सिंह, तो दिस स्वरण सिंह कमेटी वाज फॉर्म्ड। एंड ये जो स्वरण सिंह कमेटी है इसने क्या किया, इसने एक रिकमेंडेशन दिया। एंड आफ्टर दैट रिकमेंडेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ये जो साल है देखिए 1976, इस टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि इमरजेंसी लगा हुआ है। कौन सा इमरजेंसी लगा हुआ है? तो हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है। एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो हम लोगों ने देखा ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल रिवेलियन। ठीक है। तो उस टाइम में देखिए इंदिरा गांधी ने इंटर इंटरनल रिवेलियन के नाम पे इमरजेंसी लगाया था 1975 में। एंड उसी टाइम पे हम लोगों ने देखा दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। ठीक है। एंड उसी में हम देखते हैं कि दिस फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह। ठीक है। अब देखिए ये जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी है दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1976। एंड इसने जो भी कुछ, ओके लेट मी ऐड वन मोर। ठीक है। तो वन मोर स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग। ओके। तो देखिए ये जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी है जो कि 1976 में फॉर्म किया गया था, इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने बहुत सारा कुछ दिया था। ठीक है। हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है वट एवर दे गेव एवरीथिंग वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा बात नहीं है। ठीक है। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी में हम लोगों ने देखा था कि दे रिकमेंडेड कि लीगल इम्पोजिशन होना चाहिए, लीगल पेनल्टीज रहना चाहिए, पनिशमेंट्स रहना चाहिए अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसको हम लोगों ने देखा कि फिर ऐड नहीं किया गया। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पेनल्टी का या
पकड़ लीजिए कि जो फाइन का बात है वो नहीं लगाने दिया गया, ठीक है, ऑन वायलेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। साथ ही साथ फिर हम देखते हैं कि सरदार स्वरण सिंह का जो कमेटी था, वहां पे हम लोगों ने देखा देयर वाज वन मोर ड्यूटी, दैट वाज टू ड्यूटी टू पे टैक्स। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज था, इसमें जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसमें दिस वाज आल्सो रिकमेंडेड, ओके, कि ड्यूटी टू पे टैक्स रहना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, देखिए हम लोगों ने देखा दिस वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो ये जो अपना टैक्स देना जो है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या सारा चीजें हैं। ठीक है, ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें हमको क्या सारा चीजें हैं, इसको बस थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इसको जानना और समझना जरूरी है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी देखिए यहाँ से एमसीक्यूज डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, एंड अगर हम मेंस में देखें या पकड़ लीजिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ना, तो उस टाइम में अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया है या क्या क्या ड्यूटीज है वो पता है, देन हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जांपल्स हम दे सकते हैं या इसका हम जो रेफरेंस है वो यूज कर सकते हैं इन आवर आंसर्स। ठीक है, तो फॉर दिस रीजन नोइंग द ड्यूटीज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे एक एक करके। ठीक है, एंड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एंड फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो ड्यूटीज है, हम देखते हैं पहले ना 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर देयर। तो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, इससे हम लोगों ने देखा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इन पार्ट 51, सॉरी इन आर्टिकल 51A। ठीक है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A में हम लोगों ने देखा कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। आज के डेट में देखें, अगर हम एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। तो एक फंडामेंटल ड्यूटी हम देखते हैं कि बाद में ऐड किया गया था, वो 11 नंबर वाला। तो पहले हम ये 10 देख लेते हैं, फिर हम 11 नंबर वाले में जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है देखिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि हम लोग को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रेस्पेक्ट करना है, उसके हिसाब से चलना है। उसके बाद फिर जो हम लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो हम लोगों का नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है। ठीक है, तो ये सबको हमको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, उसके हिसाब से चलना है। अब देखिए एक फीचर हम देखेंगे, इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग द फीचर्स। ठीक है, तो वहां हमको क्या पता चलेगा, वहां हमको पता चलेगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, दीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका लीगल इम्पोजिशन नहीं है, इसको लीगली एनफोर्स नहीं किया गया है। मतलब कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट में देखिए लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे हम देखते हैं, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अगर हम देखें, पकड़ लीजिए कुछ एक लॉ बनाया गया है। ठीक है, सपोज देयर इज अ लॉ एंड ये लॉ को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है कि पकड़ लीजिए अगर हम नेशनल फ्लैग को मतलब नेशनल फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं तो देयर इज दिस दिस पनिशमेंट। तो इन दैट केस देखिए आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड अदर कहीं भी कोई लॉ नहीं है, देन एक्शन या जो लीगल इम्पोजिशन है वो आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा था, देखिए बीच में आफ्टर 2014 के बाद ये नेशनल एंथम, ये जो अपना मॉल्स वगैरह, उसके बाद जो अपना पीवीआर है, जो सिनेमा हॉल है, तो उसके टाइम में मूवी के टाइम में खड़ा होना है, नेशनल एंथम के टाइम में खड़ा होना है नहीं होना है, उसको लेके भी हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट तक केस चला था। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखिए, तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो देखिए जो हम लोगों का नेशनल मूवमेंट था, जो हम लोगों का नेशनल स्ट्रगल है, उसको हम लोगों को जानना है। ठीक है, उसका जो आइडियाज है उसको हमको अपने अंदर लेना है। ठीक है, तो ये बताया गया है इन सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला हो गया, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री या ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया, देखिए जो देश का सोवरेनिटी है। अब नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन, या सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ। उसके बाद देखिए यूनिटी तो पता ही है, एंड नेक्स्ट आ गया इंटीग्रिटी। ठीक है, तो लोगों के बीच में जो भाईचारा है, लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है, उसको भी बना के रखना है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 जो है, दिस इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो।
ठीक है, तो पकड़ लीजिए एट टाइम्स ऑफ वार, या पकड़ लीजिए एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है बाहर से कोई, हम लोगों का पकड़ लीजिए जो नेबरिंग कंट्री है या कहीं से भी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन आ रहा है या वार चल रहा है, तो एट दैट टाइम वी नीड टू गिव, वी नीड टू प्रोवाइड आवर सर्विस, वी नीड टू गिव आवर सर्विस टू द नेशन। ठीक है, एंड पकड़ लीजिए इन सिचुएशंस लाइक पकड़ लीजिए कैलामिटी का सिचुएशन है या नेचुरल डिजास्टर है, तो उस टाइम में भी। ठीक है, तो एक आंसर आ गया है, सोवरेन मीन्स इंडिया इज इंडिपेंडेंट। ओके, ठीक है, देखिए सोवरेन काफी सही बताया आपने। ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब हो गया इंडिया इज इंडिपेंडेंट। एंड इसका अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकल में अगर हम देखें, तो जो हमारा नेशन है वो किसी के गाइडलाइंस या किसी के थ्रू नहीं चलता है। वी आर अ फ्री कंट्री एंड वी टेक आवर डिसीजन बाय आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस का भी यही मतलब हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जो अपना फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, दिस इज टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, or sectional diversities, and to renounce the practices derogatory to dignity of women। ठीक है, तो ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटी है, देखिए इसमें वुमन को रेस्पेक्ट करना है, वुमन का जो डिग्निटी है उसको हमको मेंटेन करना है, ये बताया गया है। साथ ही साथ देखिए आपको पता है कि ये जो हमारा कंट्री है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। हम यहाँ देखते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो फूड है, जो कल्चर है, हम देखते हैं एवरी 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर में हम देखते हैं कि चेंज हो जाता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसको हमको बचा के रखना है, एंड टू प्रमोट हार्मोनी एंड एक कॉमन ब्रदरहुड या जो फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया पहला पांच, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पांच में। ठीक है, तो द नंबर सिक्स इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। ठीक है, कॉम्पोजिट मतलब ये जो हमारा मिल के जो एक कल्चर बना है। ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी हम लोगों ने देखा, तो ये हमारा जो यूनिक कल्चर जो है, तो इसको बचा के रखना है ना, इसको वैल्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोगों का देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो फॉरेस्ट है, उसके बाद फिर जो लेक्स वगैरह जितना भी हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, उसको हमको इम्प्रूव भी करना है, उसको हमको सस्टेनेबली ग्रो करना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है कंपैशन। ठीक है, तो दिस वर्ड इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। हम लोगों का देखिए GS 4 में, ठीक है, एथिक्स का जो हम लोगों का पेपर है, वहां पे देखिए एक आपको चैप्टर मिलेगा कंपैशन। ठीक है, तो दिस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपैशन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन, या कंपैशन का क्या आइडिया है आपको? देखिए अभी का जो दलाई लामा है, ही इज ऑल्सो दलाई लामा ऑफ कंपैशन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन? ओके, सो आई एम प्यार। ओके, तो देखिए थ्री टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, एक तो आपको मिलेगा पहला सिंपैथी। ठीक है, दूसरा जो है वो है एम्पैथी। ठीक है, एंड इसके बाद आता है कंपैशन। ठीक है, तो सिंपैथी क्या है, पकड़ लीजिए, मैं सिंपल से जल्दी से मैं बता देता हूँ। ठीक है, देन विल मूव अहेड, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, जस्ट फॉर दैट। तो देखिए सिंपैथी क्या है, पकड़ लीजिए कि एक गाड़ी जा रहा था, गाड़ी ने क्या किया, एक कुत्ता था उसको हिट करके वो चला गया, एंड कुत्ता वहां देखिए उसको काफी चोट लगा है और वो चिल्ला रहा है। तो आपको जो दर्द फील हो रहा है, देखिए दैट फीलिंग, और आपके अंदर जो एक मतलब खराब फीलिंग आ रहा है आपके अंदर, जो उसके लिए सहानुभूति आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए उसको हम बोलेंगे सिंपैथी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी का मतलब हो गया जब आप किसी दूसरे का दर्द को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, सपोज पकड़ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि टू पर्सन आर देयर। ठीक है, तो एक है पहला आदमी ए। तो आदमी ए का क्या हुआ था, देखिए एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, एंड इसका क्या हुआ था, पैर टूट टूट गया था। ठीक है,
एंड उसके बाद देखिए ये 6 महीना तक काफी बेड रेस्ट में था, एंड उसके बाद वो फिर आस्ते आस्ते करके विद टाइम वो चलने लग गया। ठीक है। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, देखिए दूसरा आदमी है, आदमी बी। एंड अब इस आदमी का भी सिमिलर सिचुएशन में उसी तरीके से हम देखते हैं पैर टूट जाता है। तो ए के अंदर जो फीलिंग आ रहा है, ए देखिए बी के साथ क्या हो रहा है वो ए फील कर पा रहा है। ठीक है। सपोज पकड़ लीजिए देयर इज अ पर्सन सी जिसके साथ कुछ नहीं हुआ है, मतलब जिसके साथ ये ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है या उसका पैर का कोई तकलीफ नहीं है। तो सी जो बी के लिए, सी के अंदर जो बी के लिए फीलिंग आएगा दैट विल बी सिंपैथी। ठीक है। एंड ए के अंदर जो बी के लिए फीलिंग आ रहा है, ए जो बी का दर्द को समझ पा रहा है, दिस विल बी एम्पैथी। ठीक है। तो एम्पैथी याद रखिएगा, देखिए एक्सपीरियंस से ही आता है। पकड़ लीजिए कुछ चीज आपके साथ घटा है, अभी वो किसी दूसरे के साथ हो रहा है, तो आपको जो उसका दर्द आप महसूस कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपैशन। सिंपल से अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, आपको दर्द समझ में आ रहा है and आप उस दर्द को कम करने के लिए नाउ यू आर टेकिंग स्टेप्स। ठीक है। ए को बी के अंदर क्या चल रहा है या बी को कैसा फील हो रहा है वो समझ पा रहा है। अब ए क्या कर रहा है, ए बी का दर्द को कम करने के लिए या जो उसका तकलीफ है उसको कम करने के लिए ए इज टेकिंग स्टेप्स। तो इसको हम बोलेंगे कंपैशन। ठीक है। तो ये देखिए आपको एथिक्स में मिलेगा। ठीक है। एंड नोइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स पेपर देखिए काफी मैटर करता है, क्योंकि अभी हम जो जीएस देखेंगे, ठीक है, उसमें देखिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का काफी कम चीजें ही मिलेगा। ठीक है, काफी कम चीजें ही मिलेगा। सो दैट्स वाई थोड़ा सा एथिक्स के बारे में भी देखते रहना, उस पेपर के बारे में जानते रहना काफी जरूरी है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं द 6 7 8, तो नंबर 8 पे अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया देखिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन चार बातें बोला गया। एक तो साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है। तो जो हमको अब मतलब हमारा जो थिंकिंग है या जो हमारा सोच है, वो एक साइंटिफिक अप्रोच और उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर रहना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर रहने के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में ही क्या बोला गया, देखिए ह्यूमनिज्म। अब देखिए हमारे अंदर साइंस बहुत ज्यादा घुस गया, हम पूरा साइंटिफिकली सोचने लग गए, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर का जो ह्यूमनिज्म है, जो इंसानियत है, उसको हमको प्रमोट करना है या उसको हमको डेवलप करना है। एंड फिर क्या बताया गया, एंड देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है। तो अपने अंदर एक इंक्वायरी और रिफॉर्म मतलब कि ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है। तो चीजों को देखिए डायरेक्टली नहीं मान लेना है। ठीक है। तो चीजों को क्वेश्चन करना है, चीजों को अपने लॉजिक में बैठाना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको और सवाल करना है। एंड उसके बाद जानने के बाद अपने अंदर क्या लाना है, तो जानने के बाद अपने अंदर रिफॉर्म भी लेके आना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना और साथ ही साथ वायलेंस को छोड़ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया दिस फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है। उसको हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने बताया कि अगर कुछ एक लॉ फॉर्म कर दिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ दिस कैन बी एनफोर्स्ड। सिमिलर अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में अभी देखिए लॉ पास कर दिया गया है कि अगर कोई भी आदमी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो फिर जो उसका रेमिटेंस है जो, या उसको फिर से जितना कंपनसेशन है, वो सारा कुछ देखिए उसी आदमी से लिया जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने देखा है कि इसको लॉ बना दिया गया है। अब जहां जहां लॉ बना दिया गया है वहां वहां हम देखते हैं कि इसके मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो वहां पे लीगल एक्शन या लीगल इम्पोजिशन उसके ऊपर रहेगा। ठीक है। चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्या बताया गया, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो यहाँ पे देखिए ये याद रखना है, यहाँ पे क्या बताया गया, हमको देखिए सभी फील्ड में इन ऑल स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमको स्ट्राइव करना है, हमको बेहतर बनाना है। यहाँ पे बताया गया दो बात देखिए, एक तो इंडिविजुअल लेवल में भी, साथ ही साथ कलेक्टिव लेवल में भी, सो दैट जो हमारा नेशन है इट टचेस मोर ग्लोरी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए हम लोग का। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं द लास्ट वन। अब देखिए आउट ऑफ दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, द 11th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो एमसीक्यू जो बनता है ज्यादातर हम देखते हैं कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 11 नंबर वाले से काफी ज्यादा बनता है। ठीक है। तो ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है मैंने बताया था पहले था नहीं,
इसको बाद में ऐड किया गया है। एंड इसको देखिए कैसे ऐड किया गया है। तो इसको ऐड किया गया है थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये भी देखिए काफी जरूरी है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 42nd देखा था। अब देखिए 42nd के बाद ये जो अपना 86 है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? तो देखिए ये जो अपना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने देखिए पार्ट 3 में जो कि फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद पार्ट 4 में जो कि डीपीएसपी है, एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं पार्ट 4A में जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये तीनों में इसने क्या किया था, ये तीनों में इसने चेंजेस किया था। ठीक है, तो क्या सारा चेंजेस किया था वो हमको देखना है। तो ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यहाँ पे देखिए हिज एंड हर भी रहना चाहिए, बुक सब में हिज ही है। ठीक है, लेकिन भी इसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो अपना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये था देखिए एजुकेशन को लेके। ठीक है, लोगों ने देखा था ये जो राइट टू एजुकेशन 21A में जो है वो आया है थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा अपना ये आर्टिकल 51A में जो अपना 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो आ गया है, वो भी हम देखते हैं कहाँ से आया है। तो वो भी हम देखते हैं कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। उसके बाद डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में हम देखते हैं आर्टिकल 45। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में पहले क्या था, आर्टिकल 45 में पहले था कि 6 से 14 ईयर्स का जो बच्चा है उसको एडुकेशन प्रोवाइड करना है, दैट शुड बी डन बाय द स्टेट। ठीक है, बट सिंस दिस आर्टिकल 45 वाज नॉन जस्टिसिएबल, वो देखिए लीगली एनफोर्सेबल नहीं था। ठीक है, डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसिएबल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये सेम बात को उठा के फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया 21A में। तो वहाँ 21A में क्या बताया गया, 21A में बताया गया है कि चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स shall be provided by compulsory and free education by the state. Yes, state shall provide free and compulsory education to children of the age 6 to 14 years। ठीक है, सेम टू सेम बात 45 में भी रहेगा, 21A में भी रहेगा, तो सही नहीं है। तो 45 में अभी क्या कर दिया गया है, देखिए 45 में कर दिया गया है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, द स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज 0 to 6 ईयर्स। तो 0 से 6 ईयर्स का बच्चा को स्कूल भेजना या उसको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर चाहिए वो देना, वो अभी डीपीएसपी में है। एंड 6 to 14 वाला जो बात था उसको 21A में डाल दिया। साथ ही साथ 86 से क्या किया गया कि एक नया फंडामेंटल ड्यूटी डाल दिया, जहां पे बताया गया कि ये अब पेरेंट्स का या गार्जियन का ड्यूटी है कि अपना जो बच्चा है या जो वार्ड है उसको कहाँ भेजना है, उसको स्कूल भेजना है, हमने उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ऑफ गोइंग स्कूल। तो दीज वेर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ। तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया क्या सारा फंडामेंटल ड्यूटीज था। जल्दी से देखिए इसका जो फीचर्स है, फीचर्स को हम देख लेंगे। ठीक है, सो फीचर्स में देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सो दीज आर नथिंग बट मॉरल ड्यूटीज। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी जो भी सारा ड्यूटीज देखा, ठीक है, इसमें से हम देखते हैं कुछ सारा ना मॉरल ड्यूटीज है। ठीक है, एंड कुछ सारा हम क्या देखते हैं कि सिविक ड्यूटीज है। सिविक ड्यूटीज मतलब सोसाइटी में हम रह रहे हैं एज अ सिविलाइजेशन, हम लोग का जो कुछ सारा ड्यूटीज बनता है, तो कुछ सारा फंडामेंटल ड्यूटीज और सिविक ड्यूटीज, एंड कुछ सारा हम क्या देखते हैं अपना मॉरल ड्यूटीज है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखिए टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन पहला वाला, दूसरा वाला, ये दोनों क्या हो गया, देखिए ये दोनों हो गया हम लोग का मॉरल ड्यूटी। ठीक है, एंड सॉरी जो सेकंड वाला था वो हो गया देखिए हम लोग का मॉरल ड्यूटी। एंड उसके बाद जो पहला हम लोगों ने देखा था टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल फ्लैग, वो फिर क्या हो गया, वो हो गया हम लोग का देखिए सिविक ड्यूटी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है, व्हाट दीज आर सेइंग और व्हाट दीज आर गिविंग अस,
तो दीज आर ट्राइंग टू इम्पार्ट द वैल्यूज ऑफ आवर ट्रेडिशन, जो हम लोग का माइथोलॉजी, जो रिलीजन, जो प्रैक्टिसेस है, उसका जो चीजें चलते आ रहा है, उसको थोड़ा सा उस वैल्यूज को हमारे अंदर डालने का कोशिश करता है। साथ ही साथ फिर हम देखेंगे, देखिए ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, दीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो फीचर है, दिस फीचर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट्स जो था कुछ कुछ इंडियंस के लिए ही था सिर्फ, फिर कुछ कुछ हम लोग देख रहे थे कि इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स के लिए भी था, है कि नहीं। लेकिन ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है, दीज आर फॉर द सिटीजन्स ओनली एंड दीज आर नॉट फॉर द फॉरेनर्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये लास्ट वाला जो फीचर है, इसको तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल। लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकता है, तो पार्लियामेंट सुटेबल लॉ बना के इसको एनफोर्स कर सकता है, किसी भी तरीके का लॉ बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया देखिए हम लोगों का फीचर्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सिग्निफिकेंस में, ठीक है, कि भाई क्या जरूरत है, या इसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, या व्हाट वैल्यू इट इज एडिंग एडिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या हम लोग का जो डेमोक्रेसी है उसमें ये क्या वैल्यू ऐड करता है, उसको हमको थोड़ा सा देखना है। देखिए सिग्निफिकेंस में जाने से पहले हमको दो तीन एंजॉइंग देयर राइट्स, दे शुड आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज एंड दे ओ टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड देयर फेलो सिटीजन्स। देखिए at the time when these fundamental duties were discussed in the parliament, तो उस टाइम में का जो प्राइम मिनिस्टर था, सी सेड कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो ये जो सेइंग है, ये जो कोट है, उसको इस्तेमाल किया गया था। तो उसी के हिसाब से बताया गया, देखिए कि सिंस हम इस देश का कुछ कुछ राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो हमको अपना ड्यूटीज के बारे में भी जानना है, ठीक है, देश के प्रति जो ड्यूटीज है उसके बारे में जानना है। साथ ही साथ देखिए ये क्या कर रहा है, तो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज या एंटी सोशल एक्टिविटीज है, उसके अगेंस्ट एक वार्निंग भी है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दिस इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स, तो सिटीजन्स को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है, एंड promote a sense of discipline and commitment among them। उसके बाद देखिए ये जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, दीज आर हेल्पफुल व्हाइल टेकिंग जजमेंट्स, या जब भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास या जो हाई कोर्ट्स के पास कोई भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या कोई भी लॉ का वैलिडिटी अगर चेक करना होता है, तो फिर हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, दो इट इज नॉट जस्टिसेबल बट स्टिल दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब अलग से लॉ बना के इसको एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये हो गया देखिए इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी जो था उसको हम लोगों ने कवर कर दिया है। तो कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए इसको फिर अलग से नहीं पढ़ना है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो और ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, जो भी कुछ यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया, अगर आप इसी को रिवाइज कर रहे हैं तो थिंग्स विल बी क्लियर। सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो देखिए एक एमसीक्यू है, ठीक है, एक एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने जो देखा उसके बेसिस में आपको ये बताना है कि विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, गिव अ ट्राई गाइस। यस। ओके, और कोई, एक आंसर तो आ गया है, और कोई। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बताया है, क्वेश्चन यहाँ पे बताया है which of the following are fundamental duties of an Indian citizen according to 51A of the Constitution, ठीक है। तो पहला बताया टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो देखिए ये बात तो हमको मिला नहीं, ठीक है, तो पहला तो है नहीं। नेक्स्ट टू बताया गया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, तो ये हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया, तो ये भी हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट है देखिए टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर, ये भी हम लोगों ने देखा, तो ये भी है।
लास्ट देखिए, टू हेल्प द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो नंबर 5 फिर देखिए हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं नंबर बी इज करेक्ट, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इफ यू एनीथिंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क। कुछ नहीं है तो भी बता दीजिए। वो देखिए आपका वेलफेयर स्टेट वाला डीपीएसपी के बारे में था। ठीक है, ये नोबल स्टेट ये नहीं था। ठीक है, तो चलिए सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। देखिए यहाँ पे बताया गया, दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजंस दैट व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स दे शुड आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज एंड दे ओ टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड देयर फेलो सिटीजंस। देखिए, एट द टाइम व्हेन दिस फंडामेंटल ड्यूटीज वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, तो उस टाइम में का जो प्राइम मिनिस्टर था, सी सेड की राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये जो सेइंग है, ये जो कोट है, उसको इस्तेमाल किया गया था। तो उसी के हिसाब से बताया गया, देखिए कि सिंस हम इस देश का कुछ कुछ राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो हमको अपना ड्यूटीज के बारे में भी जानना है। ठीक है, देश के प्रति जो ड्यूटीज है उसके बारे में जानना है। साथ ही साथ देखिए ये क्या कर रहा है, तो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज या एंटी सोशल एक्टिविटीज है उसके अगेंस्ट एक वार्निंग भी है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि दिस इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स, तो सिटीजन्स को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। एंड प्रोमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। उसके बाद देखिए जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, दीज आर हेल्पफुल व्हाइल टेकिंग जजमेंट्स, या जब भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास या जो हाई कोर्ट्स के पास कोई भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या कोई भी लॉ का वैलिडिटी अगर चेक करना होता है, तो फिर हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, दो इट इज नॉन जस्टिसेबल बट स्टिल दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब अलग से लॉ बना के इसको एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये हो गया देखिए इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी जो था उसको हम लोगों ने कवर कर दिया है। तो कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए इसको फिर अलग से नहीं पढ़ना है, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो और ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, जो भी कुछ यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया अगर आप इसी को रिवाइज कर रहे हैं तो थिंग्स विल बी क्लियर। सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो देखिए एक एमसीक्यू है। ठीक है, एक एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो जस्ट अभी हम लोगों ने जो देखा उसके बेसिस में आपको ये बताना है कि विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए।